यह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, इस नई शिक्षा नीति पे बात करने के लिए यहाँ आज हम इकट्ठे हुए हैं। हम इसमें बहुत सारी बातें हुई, मैंने बहुत सारे लोगों का सुना, अच्छी बातें बताई, एक आध मैडम ने काफ़ी डिटेल में बातें बताई, इसलिए कुछ बातों को बताना जरूरी है और कुछ बातों को सुन लेना जरूरी है। तो अभी जो हम जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, यह शिक्षा नीति के बारे में कहा जा रहा है कि 34 वर्षों के बाद आई, लेकिन ये 34 वर्ष 1968 में ये पहली बार कोठारी कमीशन के द्वारा सामने आई, फिर इसके रिवीजन और सेकंड रिवीजन 92 में हुए, 86, 92, 2017 में कस्तूरी रंजन जी ने इस पर रिपोर्ट दिया जो 480 पेज का था, और बाद में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में जब आई तो ये समरी करके 60 पेज में आई। तो अभी इनके 60 पेज के सारे रिपोर्ट को बहुत कम लोग पढ़ पाए हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें जो अपने अपने हक की है, कोई प्राइमरी एजुकेशन को देख रहे हैं, कोई सेकेंडरी एजुकेशन को देख रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा नीति को देख रहे हैं कि वहाँ पे हमारा क्या बात है, क्या बदलाव आया। तो जो भी बातें आई वो सामने आ रही है धीरे धीरे, और इस तरह के जो डिस्कशंस हो रहे हैं ये बहुत ही फायदेमंद है आम जनों के लिए भी, इसलिए ये जितनी बातें हो रही है ये पब्लिक में जानी चाहिए। हम अभी बात कर रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है। जाहिर सी बात है, अच्छाई बुराई तो ढूंढी ही जाएगी। सवाल ये है कि हमारा उद्देश्य यहाँ क्या है और किस तरह से यह फ्रेमवर्क बनाया गया। अभी तो यह फ्रेमवर्क है, इसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा, पास होगा, फिर एक्ट बनेगा, फिर हमारे बजट का प्रावधान होगा, और जब ये हमारे बजट का प्रावधान होगा तब जाकर के लागू होगा। अभी इसके लिए टारगेट रखा गया है 2022 से 2023 तक। 2000 कोरोना की वजह से 2022 तक लागू होती, लेकिन कोरोना महामारी के रूप में जब आई है तो उससे सब कुछ, जब आम जन जीवन अप्रभावित है तो जाहिर सी बात है हमारा यह शिक्षा नीति भी प्रभावित होगा, और ये 2023 तक शायद लागू हो पाए। अब सवाल है कि इसकी जो पंचायत स्तर से लेके कस्तूरी रंजन जैसे सुलझे हुए वैज्ञानिकों ने भी इस पर अपना मंथन दिया है, और हम लोग जैसे शिक्षाविद भी इस पे बैठ के वेबिनार कर रहे हैं और उसके द्वारा हम इसकी बातें कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मंथन के बाद, समुद्र मंथन के बाद कुछ अच्छी चीज निकलेगी, जाहिर सी बात है अमृत निकलेगी। तो हम ये मान के चलें कि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन हमें इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद देश के बारे में सोचा गया कि यहाँ शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य हो। उसके पहले और उसके पहले से अभी बाद तक भी 1835 में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पर ही केंद्रित शिक्षा नीति चलती आई। अंग्रेजी माध्यम से लॉर्ड मैकेले ने जो शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहा था उसे हम लोग दरकिनार नहीं कर सके और उसी पे बातें करते रहे। जाहिर सी बात है कि उनका उद्देश्य था कि भारत में एक ऐसे संभ्रांत वर्ग का निर्माण करना जो नस्ल और रंग से तो भारतीय हो, पर विचारधारा और नैतिक मूल्यों और बौद्धिक स्तर पर वो इंग्लिश और पाश्चात्य सभ्यता का पोषक हो। यानी अंग्रेजी एजुकेशन को हमारे ऊपर थोपने का उनका प्रयास था, और वो अपने प्रयास में सफल भी रहे। यह योजना देशवासियों ने, उनकी योजना थी कि ये देशवासी अपनी ही संस्कृति को भुला दें और अपनी ही सभ्यता, संस्कृति, मानसिकता, उनकी ऐसी मानसिकता डेवलप कर दी जाए कि सोच के स्तर पर भी वो अपनी संस्कृति को हे दृष्टि से देखें, और इस रणनीति में वो सफल रहे। भारत में एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ उस समय भी और आज भी है जो अपनी ही संस्कृति को हे दृष्टि से देखता है, और यह विदेशी है इस चीजों को लेकर। तो इस मामले में मैं अभी वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस संस्कृति से उबारने का एक अथक प्रयास किया है और अमूलचूल परिवर्तन लाने की बातें की है, और मैं समझती हूँ कि हम इसमें सफल हैं, सफल होंगे और आगे हम इसको लेकर चलेंगे।
यह बात जाहिर है कि मनोविज्ञान भी कहता है कि बाल्यावस्था में हमारे ग्राह्य क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः सैद्धांतिक तौर पर अगर बाल्यावस्था को मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो ये बच्चे का विकास ज्यादा उत्तम होगा। और यहाँ पे उस पर बल दिया गया है। उस पर मैं बाद में आऊंगी क्योंकि हमारी बहुत सारी भाई और बहनों ने उस पर बातें करी है। मैं एक बात बता दूं कि ये जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति कही है, इसके पीछे एक उद्देश्य है इसे राष्ट्रीय कहने का भी। इसके पीछे एक अर्थ है, एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई है, अब ये नीति है, ज्ञान, धर्म, दर्शन, विज्ञान, सामाजिकता, आध्यात्मिकता का समुचित मिश्रण है जो आपको अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित होने का पूर्ण अवसर प्रदान करता है। अब सवाल ये है कि हम इसका उपयोग कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इसका व्यवहारिक पक्ष तो हम शिक्षकों पर निर्भर करता है, हमारी आने वाली सरकार पर निर्भर करता है, हमें कितना पूंजी मिलता है और हम किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अभी तक जो इसके पीछे उद्देश्य है, पड़ताल का विषय है कि इंडिया इज ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। हमारा इसके पीछे जो उद्देश्य है, भारतवर्ष को एक सुपर पावर, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण मार्गदर्शिका है, एक गाइडलाइन है जो हमें विकसित होने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। अभी यह पहली बार है कि शिक्षा में विजन ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे दर्शन क्या है, इस पे बल दिया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ऐसा नहीं है कि मैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिर्फ तारीफ कर रही हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ और भी दर्शन की शिक्षक हूँ, तो बुद्धि, विवेक और लॉजिक मेरे पास भी है। इसलिए मैं शायद कह रही हूँ कि आगे जाकर ये कैसे कहाँ ठहरेगा, ये इसकी जिम्मेदारी किसके कंधे पर जाएगी, सरकार के कंधे पर जाएगी, समाज के कंधे पर जाएगी, छात्रों के कंधे पर जाएगी या हम शिक्षकों के कंधे पर जाएगी। लेकिन हम शिक्षकों का यहाँ उत्तरदायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा नीति के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है, उन्होंने कहा कि मैं रोजगार देने के लिए शिक्षा नीति नहीं बना रही हूँ, बल्कि रोजगार का सृजन आप करो। मेक इन इंडिया पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत भी इस शिक्षा का इस पॉलिसी का एक अंग है। यहाँ अगर अंग्रेजी शिक्षा या विदेशी लैंग्वेज सीखने पर बल दिया गया, तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया है, तो दूसरी तरफ योगा और स्पोर्ट्स पर भी बल दिया गया है। तो ये कहते हैं कि यह शिक्षा नीति जो है, जो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा तो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसमें मानव अपने आधुनिकतम विकास के साथ शिक्षा को भी कैसे विकसित कर सकता है और कैसे संपूर्ण राष्ट्रीय संपदा को, जो हमारे ये हैं, हमारे जो छात्र हैं, जो हमारी संपत्ति है, मानव संसाधन जो हमारी संपत्ति है, वो राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में कैसे बदलें, यह इसका एक उद्देश्य यह भी है। और इन्हीं सारे उद्देश्य को लेकर के मानव संसाधन विकास का नाम शिक्षा मंत्रालय भी रखा गया, जिसमें कि सीधा सीधी बातों को हम समझ पाए और जो हमारे पहले के वक्ता ने कहा कि ग्रास रूट तक वो बातें जा पाए और हाशिए पर बैठे हुए लोग को भी कैसे उठा के हम ऊपर तक ला सकें, इसके लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई। और ये व्यवस्था के तहत ही हमने 3 साल के बच्चों से ही शिक्षा पर बल दिया। यहाँ पर ये अतः भारतीय संस्कृति को हम कैसे विकसित करेंगे, ये इनका मेन उद्देश्य है। राज्य की भूमिका इसमें थोड़ी कम की गई है और राष्ट्र की भूमिका इसमें प्रबल है, क्योंकि अब हम 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं और ये जिम्मेदारी को फिर हम विभिन्न भागों में बांट रहे हैं कि सब एक दूसरे के लेकर चले। इसलिए 5+3+3+4 की बात की गई। अब इन बातों का ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूँ, इस पर बहुत सारी बातें आई, क्योंकि शुरू की बातें जो है उसमें हम 3 से 5 के बीच की बातें जो है उसमें हम एक्टिविटीज देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, मदर टंग को समझाते हैं और उसमें उस बच्चे का क्या विकास किधर जा रहा है, क्या उसका व्यू है, क्या उसका एटीट्यूड है, ये भी हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम शिक्षा को यहाँ पर इसमें शिक्षा को एक विस्तार दिया गया है, एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास किया पर बल दिया गया है।
इसलिए सारी जिम्मेदारी एक जगह से केंद्रित होगी, एक जगह से इसके रूल रेगुलेशन बनेंगे। इसके लिए अभी 2 साल का वक्त रखा गया है और इसलिए कहा जा रहा है कि एक्ट इंस्टीट्यूट बनेगा और 2022 और 23 से शिक्षा नीति लागू होगी। फिर यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पे बल दिया गया है। जाहिर सी बात है, जो हाशिए पर बैठे लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनके बारे में भी सोचा गया है कि वह भी राष्ट्र के मुख्य धारा में सामने आए और इसीलिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पर बल दिया गया है। मिड डे मील की बातें की गई है, ब्रेकफास्ट, मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट की भी बात की गई है। ड्रॉप आउट की संख्या कैसे कम होगी, इस पे बातें हुई है। 10 वर्ष में 100% बच्चे कैसे हायर एजुकेशन तक पहुंचे, इस पे बल दिया गया है। ECCE पर बल दिया गया है। शिक्षकों के स्तर को सुधारने पर बल दिया गया है। पहले 6 साल में बच्चे स्कूल जाते थे, अब 3 साल से बच्चे स्कूल जाएंगे। तरीका क्या होगा, वो वहाँ कैसे खेलेंगे, कैसे अपना शारीरिक विकास करेंगे, कैसे अपने मानसिक विकास करेंगे, उनका लर्निंग का प्रोसेस क्या होगा, ये सब निर्धारित हम लोगों को करना है। हम शिक्षकों को देखना है, उनका निरीक्षण और प्रशिक्षण करना है। फिर स्कूल में सभी को बराबर का साधन दिया जाए। फिर पुनः अगर छोटे स्कूल और बड़े स्कूल की बात होगी तो स्कूल के 10 और 12 और 15 स्कूल का एक क्लस्टर बनाया जाए और क्लस्टर बना करके एक स्कूल में जो योग्य शिक्षक हैं उसका फायदा दूसरे स्कूल को दिया जाए। अगर सभी स्कूल इस म्यूजिक का टीचर और फिजिकल एजुकेशन का टीचर नहीं रख सकता है तो एक टीचर भी दूसरे टीचर को, जो उनका MOU एक तरह से हो जाएगा, फुल सिस्टम बनेगा जिसमें कि एक से दूसरा लाभान्वित होगा और उस तरह से वो पूरा वर्ग जो है एक तरह की मानसिकता से एक तरह के एजुकेशन को पाएगा। और चाहे वो संगीत का, फिजिकल एजुकेशन का इंस्ट्रक्टर हो या कोई भी हो, इस तरह से पूरे क्लस्टर वाले स्कूल को एक तरह से वो फायदा देगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 साल, फिर 3 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों का अलग और वहां तक मातृभाषा में पढ़ाई। फिर वहां से आगे जब चलते हैं तो एक दूसरी भाषा आपको सीखना चाहिए। 6 साल से लेकर के 6ठा क्लास, 7वां और 8वां में हमको एक भारतीय भाषा, दूसरी भाषा को सीखना है। वो कंपलसरी है, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हमारा ये तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी हम सीखें, जो हमारी भाषा है उसके अतिरिक्त एक भाषा हमको सीखना होगा। इंग्लिश हो, ऐसा नहीं है, अंग्रेजी से कोई परहेज नहीं, अंग्रेजी तो सीखना ही होगा। विश्व स्तर पर जब हमको जाना है तो अंग्रेजी भी सीखना होगा। उसके बाद जो 4 साल की बातें हैं उसमें उन्हें एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना होगा। वो चाइनीज को अभी परहेज किया गया है, चाइनीज भाषा को उसमें नहीं जोड़ा गया है, लेकिन टाइम विल कम, वो उसके पीछे दूसरे रीजन है। लेकिन जर्मन भाषा हो, जो भी भाषा हो, एक फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखना होगा जिसमें कि जब तक आप +2 करें आप इतने सक्षम हो जाएं कि कहीं भी बाहर में आप रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन यहाँ पे आपके चरित्र के बिल्डिंग पर भी बल दिया गया है और परमानेंट टीचर अब, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर टीचर की क्वालिटी की भी बातें की गई है कि आपको जैसे तैसे टीचर से काम नहीं चलाना है। किसी को 4,000 5,000 रुपया दे दिए, सेंट माइकल और सेंट पॉल लिखवा दिए और स्कूल चला रहे हैं, यह व्यापार बंद करना होगा। स्कूल की क्वालिटी एक तरह की होगी, रेगुलेशन एक होंगे, शिक्षक परमानेंट हो और कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर तो कहीं पे 4,000 और 5,000 देकर के टीचर हम बहाल किए हुए हैं, ऐसा नहीं करना होगा। ऐसा करने से हम अपने इसमें उद्देश्य में असफल हो जाएंगे। अतः विजन ऑफ एजुकेशन जो हमारा है उसमें हमें शिक्षकों के स्तर को सुधारना होगा। टीचर के, चूंकि ऐसा देखा गया है कि टीचर के व्यक्तित्व का, उसके पहनावा का, उसके आदतों का, अगर टीचर खैनी खाता हुआ स्कूल में रहेगा और बगल में खिड़की से थूकेगा तो बच्चा भी कल से खैनी खाएगा। तो मैं खैनी से परहेज करने नहीं कह रही हूँ, तुम आराम से खैनी खाओ अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा है तो। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसे अच्छा नहीं मान रहा है, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। तो शिक्षक के स्तर को सुधार करना होगा। जो आप कपड़े पर मान लिए जाए बहुत बड़े पैसे वाले घर के हो, आप एक बड़े से बड़ी गाड़ियां, महंगी से महंगी गाड़ियां लगा सकते हो, चला सकते हो, लेकिन उसे तुम अपने प्राइवेट लाइफ में रखो। प्राइवेट लाइफ और जो आपका वर्किंग प्लेस है दोनों को अलग करो। वहां प्रदर्शन नहीं, वहां अपनी विद्वता का बखान नहीं। अगर आप विद्वान हो लोग जानेंगे। मेरा कहना है कि चंदन में खुशबू है, उसे बताना नहीं पड़ता है कि खुशबू उसके अंदर है। लेकिन हमारे शिक्षकों में ये कमी है कि वो लड़कों का ध्यान कम देंगे और अपना बखान ज्यादा करेंगे कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। इसकी जरूरत नहीं है, आप अपने जैसा उसको बना दो। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि शिक्षक
विद्यार्थीमय हो जाए और विद्यार्थी शिक्षकमय हो जाए, दोनों में साम हो जाए। मैं भी आज विवेक चूड़ामणि के वेबिनार में थी और मैं भी सुन रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारी भारतीय शिक्षा और संस्कृति का यही पहल है। इसीलिए उपाचार्य उप के समीप बैठकर, आचार्य के समीप बैठकर, नीचे बैठकर सीखना, और हम अपने शिष्य को हाथ पकड़ के उठा लें, वो हमारे जैसा हो। यहाँ विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की बात की गई कि हम 1000 रामकृष्ण, 121 विवेकानंद तैयार कर सकते थे, लेकिन 121 विवेकानंद मिलकर भी एक रामकृष्ण परमहंस के को नहीं बना सकते थे। तो शिष्य, गुरु का फर्ज है कि वो शिष्यमय हो जाए और शिष्य का फर्ज है कि वो गुरुमय हो जाए। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है, तब जाकर वो पूरा होगा। तो हम पहली 5 क्लास तक की पढ़ाई मातृभाषा हो गई, उसके बाद इंग्लिश सीखना है, विदेशी लैंग्वेज सीखना है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई है वो बदस्तूर जारी है और जारी रहेगी, उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तब बंद नहीं कर पाएंगे तब तक, जब तक कि हमारी संस्कृति इतनी प्रबल हो जाए कि हम अपने सभ्यता, संस्कृति और अपनी पुरानी परंपराओं का आदर करना सीखें और हम अपने व्यक्तित्व का उस स्तर पर विकास कर लें। अब है कि हमारे यहाँ जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, एक डॉक्टर जो हुआ अगर वो भी संगीत की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा लेना चाहे तो वो ले। लिबरल एजुकेशन की बात की गई है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा। लिबरल एजुकेशन में ही कह रहे हैं कि हमारे जो केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष होंगे और सभी राज्यों के प्रतिनिधि रहेंगे और वहाँ पे पॉलिसी तय होगी। फिर जीडीपी की भी बातें आई है, 6% बहुत बड़ी बात है। अगर 6% वो देगा तो आपके पूरे बजट का 20 से 22% तक उस पर खर्च करेगा। शायद इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा, संरक्षा और देश की रक्षा का भी भार होता है, जिस पर कि हमें बहुत खर्च करना पड़ता है। अभी तक 3% कुछ और 4% तक भी अगर बजट हमको दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसमें आरटीई को डाइल्यूट किया जा रहा है, जिसमें 25% तक सीटें भी रिजर्व की जा रही है। पर ये सारी बातें कितना अधिक सफल हो पाएगा, जरा सा प्रश्न के घेरे में है। अतः जो शिक्षा में जो असमानता है उस पर स्पष्ट मंतव्य इसमें अभी बातें नहीं आई है और इस पे हर आदमी शंका व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का भी रास्ता इसमें खुला हुआ है, इसलिए जरा ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ईयरली चाइल्ड केयर पर अगर पैसा बल दिया जाएगा और उस पर पैसा खर्च किया जाएगा और टीचर की क्वालिटी पर बल दिया जाएगा तो हमारे देश का एक अलग स्वरूप होगा, एक राष्ट्रीय चरित्र का विकास होगा। और ये नहीं होगा कि कल को सारी बीएड कॉलेजें बंद हो जाएंगी, वो सब तो व्यापार है, व्यापार भी चलेगा, मैं समझती हूँ चलेगा। लेकिन 6th क्लास से यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन की बात की गई है कि अगर बच्चे को हम 6th क्लास से कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं तो उस परिस्थिति में हमारा बच्चा टेक्निकली भी फिट हो जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर तो डेवलप करना है। बिना साइंटिफिक टेम्पर के आप एजुकेशन को नहीं चला सकते हो। आप 21वीं शताब्दी में हो, अभी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं हो रहा था, तो ये कोरोना काल में वेबिनार के माध्यम से हम लोग कैसे एक जगह इकट्ठे होते, हम सबके सब बीमार हो गए रहते, क्योंकि करने के लिए कोई काम नहीं है। घर में अगर बैठ के रहते हो तो आपने पहले वेबिनार करा लिया है, वो उसका प्रभाव शरीर पे पड़ेगा और फिर आप शारीरिक रूप से बीमार हो जाओगे। लेकिन आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है तो मैं एजुकेशन पॉलिसी की ही बातें करूंगी, जिसमें कि नए संस्थागत ढांचा की बातें आ रही है। फिर फोकस ऑन हाई क्वालिटी लिबरल एजुकेशन की बातें हुए, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें आई है। ऐसा हो, हम ऐसी कामना करें, उसमें लचीलापन भी आया है। क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इस तरह का माहौल हम पैदा करें जिसमें कि बच्चा सीख सके, सीखने का माहौल हो। हम सिर्फ लाइब्रेरी बना दें और लाइब्रेरी हमारा बंद रहे। लाइब्रेरियन की हमारे यहाँ नैक की टीम आई थी, उसमें मगध विश्वविद्यालय में मैं डीन के पद पर थी, दर्शन के डीन पर, और उसमें एक विभाग में जब वो कमेटी पहुंची तो वहाँ के हेड को पता ही नहीं था। उसने सोचा कि ये कमेटी वाला हमको कुछ देगा। उसने कह दिया 17 बरस से हमारे यहाँ लाइब्रेरियन नहीं है। उसके बाद उस कमेटी वाले ने कहा कि मैडम आप डीन हो? हम कि यहाँ सर मैं ही डीन हूँ, तो चलो अब यहाँ से मैं यहाँ अब नहीं देखूंगी। तो स्थिति यहाँ ये है कि अभी हम लोग सबको जानने की जरूरत है
कि कहाँ पे हमको कौन सी बातें रखनी है, कहाँ पर बातों को कैसे रखनी है, कैसे आने वाली जनता को जागरूक करना है, कैसे हाशिए पर बैठे हुए लोग को उठा करके मेन स्ट्रीम में लाना है। अभी हमको यह समझने की भी जरूरत है, कैसे गुणवत्ता की बातें करनी है, कैसे व्यक्तित्व के विकास की बातें करनी है। अभी हमें यह भी जरूरी है, समझने की जरूरत है कैसे हम एनवायरमेंट बना सकते हैं बच्चों को, कैसे, और तब हम यहाँ पे ऑटोनोमस गवर्नेंस की भी बातें की गई है। तो अब सवाल है, ऑटोनोमस गवर्नेंस तो हम दे देंगे अगर उसका मिसयूज होने लगा तब, क्योंकि हमने योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया है या नहीं, प्रश्न यहाँ भी है। मैं बिहार में हूँ और बिहार में जो स्थिति है वो हम और आप सब वाकिफ हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे बातें नहीं करनी चाहिए, तो मैं उस पर बातें नहीं करूंगी। तो अब है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम, नियामक तंत्र जो हमारा है उसमें भी अमूलचूल परिवर्तन एवं पारदर्शिता की आवश्यकता है। तो यूजीसी की जगह पर हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल कर देने से बातें नहीं सिर्फ बनेगी, बातें यह है कि उसके पीछे जो छिपा उद्देश्य है वो सामने आना चाहिए और हम लोग उस बात को समझें, हमको समझना चाहिए और हमें काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तभी हम जो मानव संसाधन है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हम संपत्ति के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं। तो अब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम को छात्रों और उसका उच्चतर विकास हो, इसके निमित्त किया गया है। अब छात्रों का स्तर क्या है, उसके अध्ययन अध्यापन का स्तर क्या है। अभी मैं जब शिक्षक की बात कर रही थी तो मैं ये कहने वाली थी कि शिक्षक को भी अपने स्तर से थोड़ा नीचे उतर के, विद्यार्थी के स्तर पर उतर के उसको समझाना होगा और विद्यार्थी को भी ऊपर करना होगा और विद्यार्थी को भी अध्ययन अध्यापन करके तब क्लास में आना होगा, तब वो शिक्षक की बात को समझेगा। मैं बहुत योग्य शिक्षक दे दूं और वो न वो विद्यार्थी को समझ पाए न विद्यार्थी उसको समझ पाए, तो वह शिक्षा भी हमारे लिए बेकार हो जाएगी। विद्यार्थी बाहर झांकेगा, शिक्षक ब्लैक बोर्ड देखेगा। तो हमें स्वतंत्रता दी जा रही है अध्ययन की, अध्यापन की, उपलब्धियां मुझे इससे लेनी है, सिर्फ डिग्री नहीं देनी है। और अभी हमने देखा कि एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो हायर एजुकेशन में आया है, आप लोग सबों ने देखा, 1 साल की बात पढ़ाई करोगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, दूसरी करोगे तो डिग्री मिलेगा, तीसरी करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं, पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री मिलेगी। अब है कि यहाँ पर एक महिलाओं के लिए मैं एक बात करना चाहूंगी। बिहार के प्रदेश में अभी भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कियां चली जाती हैं ससुराल, बस गई, अब क्या कीजिएगा, पढ़ के चूल्हा चौका करना है। फिर बच्चे हैं तो बच्चे हो गए, बच्चे को देखो, बच्चे स्कूल जाएंगे या तुम पढ़ोगी, इस तरह की बड़ी बातें आती है। उसमें जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ें, लेकिन जिनके अंदर अर्ज बाकी है, जो आगे महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर 1 साल पढ़ करके आपने सर्टिफिकेट लेकर बैठ गई हैं तो दोबारा आपको जब मौका मिले फिर आप डिप्लोमा ले लो, फिर आप डिग्री ले लो, फिर आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ो, और फिर तुम अगर शोध करना चाहती हो तो शोध भी करो, इसलिए कि तुम तब तक जीवन के बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर चुके हो। तो उन अनुभवों को समेट करके समाज के सामने जब लाओगे तो एक गुणवत्तापूर्ण और सही स्तर का शोध भी होगा। सामाजिक क्षेत्र में भी शोध करने की आवश्यकता है। अभी हमारे अंदर एक शोध हो रहा था जो मिथिला क्षेत्र में विधवा महिलाओं की स्थिति पर है, तो मैं देख रही हूँ कि उसकी भी जरूरत है। इन बातों को हम सामने नहीं लाते हैं, हम बुद्ध पे, महावीर पे और शंकराचार्य पे बातें करके रह जाते हैं। समाज जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी आवश्यकता है, वहाँ किस चीज की आवश्यकता है, इस पर हम बातें करें और उस पर भी शोध होनी चाहिए। तो हो, और वो महिलाएं भी कर सकती हैं जो पढ़ाई ब्रेक कर करके उन्होंने किया। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें इसमें जोड़ी गई है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं एडवोकेट नहीं कर रही हूँ कि सारी अच्छी बातें हैं, संभावनाएं हैं कि उस सारी अच्छाइयाँ सामने नहीं आए, लेकिन उस संभावनाओं को जब वो फिसलने लगे तो उसमें कैसे सहारा बन के हम खड़े हों। मैं कह रही हूँ शिक्षकों की भूमिका यहाँ है, दर्शन की भूमिका यहाँ है। तो सामाजिक अर्थपूर्ण अवसरों के साथ भी इसे जोड़ा गया है ताकि इसका मूल्यांकन सिर्फ एकेडमिक स्तर पर न हो, क्योंकि यहाँ कौशलपूर्ण शिक्षा की भी बातें की गई है, बल्कि उसके विस्तृत आयामों को भी देखा जा सके। यानी छात्र देश का एक जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए उसे एकेडमिक, फाइनेंशियल एवं इमोशनल सपोर्ट की बात की गई।
बहुत सारे हमारे शिक्षकों ने बताया कि जिसने फिजिक्स पढ़ा वो कॉमर्स में जा करके भी अकाउंटेंसी जानना चाहे तो वो अकाउंटेंसी जान ले, जिसने फिजिक्स पढ़ा वो फिलॉसफी पढ़ना चाहे तो वो फिलॉसफी पढ़े, उसका अगर विवेक चूड़ामणि में इंटरेस्ट आ गया है तो वो उसको भी जाने। तो शिक्षा को बेहतर बनाने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने हेतु छात्रों एवं शिक्षकों के प्रतिशत पर भी बातें की गई है कि कितने छात्र पर कितने टीचर, और फिर टीचर की क्वालिटी पे भी बात की गई है कि किस क्वालिटी का टीचर। तो मैं देख रही हूँ कि इसमें बहुत स्तर की बातें हुई हैं कि कैसे 10 वर्ष में बाहर के विश्वविद्यालयों को लाने की बात हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ है कि किसी भी विश्वविद्यालय को ले आवे। वहां भी हुए कि 50 जो हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं उन्हीं को हम प्रवेश देंगे। तो जब 50 हाईएस्ट यूनिवर्सिटी के रैंकिंग को हम प्रवेश देंगे तो जाहिर बात है हमारा मधेपुरा विश्वविद्यालय भी जाकर उसमें सीखेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे जाबाज सिपाही हैं। मैं सुधांशु जी को कह रही हूँ कि जिन्होंने इस कोरोना काल में भी इतने बड़े बड़े वेबिनार करवा रहे हैं और पूरे इंडिया के स्तर के, उधर जटाशंकर जी भी हैं तो रमेश बाबू भी हैं तो और लोग भी हैं, कुछ बंगाल से भी हैं, तो सब लोगों को जिताया है, सबकी बातें करवाई है। तो आप उसमें भी जाकर सीखेंगे, जो सीखने वाले हैं वो हर स्थिति में सीखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए तो वो फायदे की चीज है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसके आने से हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर जा करके भी आप कुछ अच्छी बात को सीख सको और टारगेट तक पहुंच सको तो इसमें क्या बुराई है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही हो, सरकार इस पर बल दे रही है और वर्ल्ड क्लास रिसर्च की बातें आ रही है, नॉलेज रिसोर्स की बातें आ रही है, और कैसे नॉलेज हब बने हमारा इंडिया इसकी बात आ रही है, सतत अस्थायी विकास की बातें की जा रही है। तो ये सब हायर एजुकेशन में ये कहा जा रहा है कि टारगेट 2030 तक पहुंचने के लिए हमारे पास 15,000 विश्वविद्यालय की अभी आवश्यकता है, तब हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमने टारगेट बना लिया है कि सभी बच्चों को 10 साल में हायर एजुकेशन तक ले जाना है, चाहे उनका अपना दिशा जो हो, जो जिस चीज की पढ़ाई कर सकें, जिस कौशल का विकास अपने अंदर कर सकें, जिस रोजगार में वो जाएं और जिस रोजगार की वो उत्पन्न कर सकें। अतः क्वालिटी टेक्निकल अक्रॉस डिसिप्लिन एजुकेशन की बातें हैं और इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण बातों को की ओर जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी, हम लोग दर्शन के शिक्षक हैं। अभी हमारे 2 पूर्व वक्ता ने गुणवत्ता की बातें की, मूल्य परख की बातें की। मेरे भाई, मैं दर्शन की, हम लोग दर्शन के हैं। शिक्षा का अर्थ ही होता है मूल्य परख शिक्षा। शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी भी तरह की शिक्षा, सिर्फ डिग्रियां, तब तो वो दुकानों में बिकती हैं। आप चाहो तो खुद भी छपवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे स्कैंडल भी आते हैं कि सिर्फ डिग्री छाप करके बांट दिया गया, बेच दिया गया। तो हम उसकी बातें नहीं करेंगे। शिक्षा का अर्थ ही है मूल्य परक शिक्षा। शिक्षा मीन्स मूल्य परक शिक्षा, उसी को शिक्षा कहा जाता है, वरना और शिक्षाएं शिक्षा नहीं है। मैडम थोड़ा संक्षेप में किया जाए। बस अंतिम दो लाइन आई सेड और टी शब्द की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक योग्यता वाले को आई शब्द कहा जाएगा और टी शब्द कहा जाएगा जिसको एक से अधिक योग्यता जिसके पास हो। जाहिर सी बात है, कारपोरेट जगत का मामला है तो वहाँ टी शब्द जो लोग होंगे उन्हीं की पूछ होगी। टी शब्द का मतलब हुआ जिसको एक एजुकेशन के साथ साथ दूसरा भी गुण उसके जनता हो। जैसे कि हम अभी कहते हैं कारपोरेट सेक्टर में कि ड्राइवर कम प्यून, तो असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ये हुआ कि उसके अंदर एक और गुण है। तो हमारे पास अवसर है, हम गुणों को सीखें, अधिक से अधिक अपने अंदर वो करें, मातृभाषा की पढ़ाई शुरू करें। इंग्लिश से कोई परहेज नहीं, इंग्लिश हम पढ़ें, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ही हम इंग्लिश पढ़ें, ये कोई बहुत आवश्यक नहीं। चलिए, इसके बाद हम नई शिक्षा के सामने बहुत सारी कसौटियां हैं और हम लोग सब उसको, जैसे कोरोना बैरियर है उसी तरह से शिक्षाविद भी इसके बैरियर बने और इसको सफल बनाने में प्रयास करें। इन बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, देर से ही सही, लेकिन हम आपके बीच आए, आप लोगों को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।